Good morning, student of the DLED फोर्थ सेमेस्टर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर से उपस्थित हुए और हम बताएंगे आपको कि जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण। कल के वीडियो में हमने देखा था कि जैव विकास क्या होता है और जैव विकास से संबंधित अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत थे उसके बारे में, जैसा कि डार्विनवाद, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। तीन जो विशेष सिद्धांत थे जो लैमार्क, डार्विन और ह्यूगो डिब्रीज के माध्यम से दिया गया था और ये समझने का प्रयास किया गया था कि वातावरण के प्रभाव के आधार पे जो जीव जंतु होते हैं वो अपने संरचना पे, अपने कार्यकी में, अपने व्यवहार में, अपने इन सारी चीज़ों में जो बदलाव करके अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं, तो वही जो है अनुकूल कहलाते हैं और नेचर के द्वारा यही जो है आगे चल के एक नई प्रजातियों के रूप में विकसित होते हैं जो कि अपने पूर्वजों से अलग अलग प्रकार के विभिन्नताओं को रखते हैं। तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं या ये जो जैव विकास हो रहा है, अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत हमने कल बताए, उसको हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं उसके क्या प्रमाण हैं, कि हम किस आधार पर ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य हैं या फिर जो जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, ये किस प्रकार से जैव विकास के अंतर्गत आते हैं, उसका प्रमाण क्या है। तो जैव विकास के प्रमाण को हम आज देखते हैं। तो जैव एविडेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो आप ये समझते हैं कि बृहद रूप में हर एनिमल्स का, हर जंतु का, हर वनस्पतियों का अपना एक अलग स्थान होता है रहने का, जिसको आप वास स्थान बोलते हैं। उस वास स्थान के हिसाब से ही जो जंतु होते हैं अपनी प्रक्रियाओं को करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं वो कोई शीत आवासी सजीव होता है, जलीय आवास के सजीव होते हैं या सम आवास के सजीव होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु और वनस्पतियां एक दूसरे से विभिन्नताएं रखते हैं और उसके आधार पे ही जो है हम यहाँ कहते हैं। तो विकासवाद के अनेक जो अकाट्य प्रमाणों पर आधारित है, जिसको हम काट नहीं सकते। जो जैव विकास जो होता है वो उसके जो अलग अलग प्रमाण दिए गए हैं वो विशेष तर्कों पे, और जो कि जिनको हम जो है काट नहीं सकते, और वो जो प्रमाण हैं वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो पहला समझते हैं, पहला जो प्रमाण है अवशेषी अंग, अवशेषी अंग का पाया जाना। अवशेषी अंग जो है का पाया जाना का प्रमाण, अवशेषी अंग का प्रमाण, ये पहला जो है प्रमाण है, इसको हम समझते हैं। मनुष्य सहित हर जो जंतु है, कुछ विशेष जो जंतु होते हैं उनमें कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका वर्तमान समय में कोई क्रिया नहीं है, कोई वो कार्य नहीं करते, जबकि वो उसी प्रकार से निष्क्रिय होके उनके आंतरिक भाग में या फिर बाह्य भाग में, कहाँ पर, या तो आंतरिक भाग में या बाह्य भाग में पाए जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से निष्क्रिय होते हैं, जिनका हमने कहा वर्तमान समय में कोई जो है उपयोग नहीं होता, जिनके द्वारा कोई कार्य की नहीं होती, वो सारे जो अंग होते हैं वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेष के रूप में जैव विकास के माध्यम से, जो जैव विकास की प्रक्रिया इतनी लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत हजारों करोड़ों साल लगते हैं, वो उस हिसाब से
पहले के समय में जब अनुकूलन की प्रक्रिया हर जीव जंतुओं के द्वारा की गई तो वो लगातार वो क्या होते गए, प्रक्रियाओं से दूर होते चले गए और धीरे धीरे केवल अवशेष के रूप में वहाँ पे जो नए नए जो जनरेशन आए, जो पीढ़ियाँ आई, उसमें उसका उपयोग खत्म होते होते केवल अवशेष के रूप में वहाँ प्राप्त होते हैं और इसी को जो है अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो सामान्य रूप में वह अंग जो कि वर्तमान समय में उनकी उपादेयता बिल्कुल नहीं है और वो निष्क्रिय रूप में या तो मनुष्य या फिर अन्य जीव जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं, वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसा कि हम बताएं आपको कि आप सब जानते हैं मनुष्य में खासकर पाया जाने वाला जो उसकी आँखों पर निमिषिका पटल होती है या फिर मेरुदंड पे पाए जाने वाला जो पूंछ होती है उसके हड्डी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे देखिए, जैसे हमने कहा कि निमेषक पटल, आँख में पाए जाने वाला निमेषक पटल और क्या, मेरुदंड जो जिसको आप स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, उसमें पूंछ जो पहले पाई जाती थी उसकी हड्डी केवल पाई जाती है, आज हड्डी जो पाई जाती है। उसके बाद जो मनुष्य के पेट में अंगुली की आकार की संरचना, जिसको जो है आप अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स जो होता है वो जो बड़ी आंत होती है वहाँ पे आज भी पाई जाती है, जिसका कोई कार्य नहीं होता। पूर्व के समय में वो उसका जब जो मनुष्य होता था वो विशेष प्रकार की वनस्पतियों या उनसे संबंधित चीज़ों को ग्रहण करता था भोजन के रूप में, और ये जो अपेंडिक्स थी वो वहाँ पर तब के समय में वहाँ पे एंजाइम को रिलीज करके वहाँ पे उसका पाचन करती थी। लेकिन वर्तमान समय में उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि जैव विकास के प्रक्रिया के अंतर्गत जो मनुष्य था वो धीरे धीरे उन प्रक्रियाओं को अनुकूलन करने के वजह से वो सारी चीज़ों को छोड़ता चला गया और आज जो है केवल वो अवशेषी अंग मात्र रह गया। तो ये हमने बताया। उसी प्रकार से जो तोता होता है या फिर जो खरगोश होते हैं या फिर जो है ये होते, उनमें भी निमेषक पटल पाई जाती हैं, वो भी अवशेषी अंग रूप में है। और हमारे कान के बाहर की तरफ देखें, ये जो मांसपेशियां और जो हड्डियां होती हैं कान की तरफ, ये क्या होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां और जो हड्डियां होती हैं जो घेरे रहती हैं, वो भी क्या है, एक अवशेषी अंग के रूप में आज भी उपस्थित है। तो कुछ विभिन्न प्रकार के प्रमाण के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंग होते हैं ये प्रमाणित करते हैं कि इनका पूर्व में उपयोग रहा होगा और जैव विकास की प्रक्रिया में ये धीरे धीरे इनका जो कार्य था वो खत्म होता चला गया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जैव विकास का ये एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। आगे हम चलते हैं किसके तरफ, समजात और समवृत्ति अंग पाए जाते हैं, अंगों की समानता का प्रमाण। दूसरा क्या है, अंगों की समानता का प्रमाण। अब दूसरे प्रकार का प्रमाण भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंगों की समानता का प्रमाण, क्योंकि जो शारीरिक संरचना होती है उसमें कुछ समानताएं या संकेत जो होते हैं वो प्राणियों में देखने को मिलते हैं, और एक जीव जो दूसरे, कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर शरीर का जब निर्माण होने लगता है, जबकि युग्मनज से आगे की जो विकास की प्रक्रिया होती है, उस विकास की प्रक्रिया में जो जंतु होते हैं वो उस तरीके से दिखाई पड़ते हैं कि कुछ जो भाग होते हैं, कुछ जो शरीर के भाग होते हैं वो एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्य के आधार पे या फिर संरचना के आधार पे जो है
हम जो है अंगों की समानता का प्रमाण देंगे। तो इसमें दो समानताएं, यहाँ पे समानताएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की हैं समानताएं, दो प्रकार की होती हैं। पहली समानता क्या है, ध्यान से देखें, पहली समानता हम जानेंगे। पहला है समरूप या समवृत्ति अंग, समरूप या समवृत्ति अंग, समरूप या समवृत्ति अंग पहला, और दूसरा है समजात, समजात अंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, समरूप या समवृत्ति। समरूप और समजात का क्या मतलब होता है, कुछ आप समझाते हैं हम आपको। जैसे अलग अलग जो जीव होते हैं उनमें एक ही प्रकार के कार्य करने के लिए जो है संरचनाएं होती हैं, एक जैसी ही संरचनाएं देखने को मिलती हैं। मतलब समरूप या समवृत्ति मतलब अलग अलग जीव में एक ही कार्य करने के लिए वहाँ पर एक जैसे ही जो है अंग आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, वो उत्पत्ति में बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब जब समरूप के लिए हम बात करेंगे, उस प्रकार के अंग जो कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, दृष्टि से समान होते हैं, परंतु जो उत्पत्ति के आधार पे अलग होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या समझा आपने? समरूप के लिए क्या कहा गया, कार्य की दृष्टि से समान होंगे लेकिन उत्पत्ति के आधार पे वो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे आप देखिए किसमें, कीट, पक्षी और चमगादड़। हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के रूप में इसके कीटों को ले लीजिए, कीटों पक्षियों को ले लीजिए और चमगादड़ को ले लीजिए, चमगादड़। अब क्या देखेंगे इसमें, कीट हो, पक्षी हो और चमगादड़ हो, ये तीनों जो होते हैं उड़ने का प्रयास कर या उड़ते हैं। तो इनका जो ये जो अंग होता है जो उड़ने के लिए, चूंकि प्रक्रिया क्या करें, उड़ने की प्रक्रिया तीनों कर लेते हैं, तो तीनों उड़ने की प्रक्रिया जो है जिस अंग से करते हैं उसको समरूप या समवृत्ति अंग बोलते हैं। ठीक है, कीटों में जो है पंख होता है, पक्षियों में उसका जो फीदर या पंख होता है, और चमगादड़ में भी विशेष प्रकार के पंख पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों जो जीव हैं उनमें जो है पंख पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो उद्विकास में क्या कहते हैं कि जब उत्पत्ति में उद्विकास के अंतर्गत उत्पत्ति देखेंगे तो उनका जो निर्माण है वो भिन्न भिन्न रूप से हुआ है। एवोल्यूशन अनुकूलन के हिसाब से उसमें भिन्न भिन्न हुआ है, लेकिन कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो एक जैसी है। दूसरा चलते हैं समजात अंग। अब उल्टा कर दीजिए, जो उत्पत्ति की दृष्टि से, यहां पे उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो, उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो, जबकि कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो, कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो। अब देखिए इसमें उसका उल्टा हो गया, समजात अंग। उत्पत्ति की दृष्टि से मतलब उत्पत्ति के समय जो है एक जैसे ही तरीके से इनका विकास हुआ, लेकिन विकास होने के बाद जब कार्यकी आई तो अनुकूलन की प्रक्रिया करने के कारण जो है ये भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे हम कुछ बताएं, मेढक की टांग हो या पक्षी के पंख हो, मेढक की टांग हो
एग्जाम्पल देखें, मेढक की टांग, पक्षियों के पंख और मनुष्य का हाथ। ये तीनों देखिए, मेढक की जो टांग है, पक्षियों में जो पंख है और मनुष्य में जो हाथ है, इन तीनों की जो उत्पत्ति है वो एक जैसे ही हुई है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जब उत्पत्ति होने के बाद ये अनुकूलन करते हैं, वातावरण में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करते हैं, तो उस समय इनका जो वासस्थान होता है वो अलग अलग होता है, और उस वासस्थान, उस वातावरण के में ढलने के लिए ये अपने अंगों का अलग अलग तरीके से जो है उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो अंग जो है परिवर्तित हो जाते हैं। उसी परिवर्तन में जो मेढक होते हैं उसका आपने टांग देखा होगा, पक्षियों के पंख भी आपने देखे हैं, और मनुष्य का हाथ। तो ये तीनों उत्पत्ति में एक समान होते हैं लेकिन कार्य करते हैं। अब जो टांग होते हैं, आप देखिए ये जो है ये कूदते हैं, मेढक जो है उछलते हैं, पक्षियों जो है अपने हमेशा कौन सा काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, और मनुष्य जो है अपने कार्यों को हाथ से अपने जो भार उठाने का कार्य या फिर विशेष प्रकार के कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने दूसरा जो प्रमाण था कि अंगों की समानता का प्रमाण, जो कि समजात या समरूप या समवृत्ति अंग या समजात अंग के रूप में आपने समझा। अब तीसरा आधार चलते हैं, जीवाश्म प्रमाण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जीवाश्म प्रमाण। जीवाश्म, देखें जीवाश्म क्या होता है भाई, जीवाश्म को आपको समझना पड़ेगा। जीवाश्म क्या होते हैं? पृथ्वी के भीतर सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व के जीवों के अंश जो होते हैं वो जीवाश्म कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जो जीवों के जो अंश होते हैं वो जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, जबकि उसमें टाइम कितना लगा है? हजारों करोड़ों वर्ष लग गए हैं। हजारों या करोड़ों वर्ष के बाद वर्ष लगे हैं, तब जाके ये जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, मतलब जीवों के अंश। अब आप कहेंगे ये जीवों के अंश हजारों या करोड़ों वर्ष के रूप में के बाद कैसे दिखाई पड़ते हैं? जैसा मैंने बताया कि भौगोलिक परिदृष्टि से पृथ्वी का जैसे लगातार जब इसके वातावरण में परिवर्तन होता गया, तो वो उस समय पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं अपने आप को जीवित, अपने आप को सुरक्षित बनाते हुए उस वातावरण के हिसाब से अपने आप में अनुकूलन करते थे, और जो अनुकूलन नहीं कर पाते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय जो वातावरण रहे होंगे और वो जो जंतु रहे होंगे वो उस परिदृश्य से जीवाश्म के रूप में उस समय दिखाई पड़ते हैं, जो कि वो पत्थरों के नीचे या समुद्र में या फिर जो नीचे दबे रहते हैं वो वहाँ से निकाले जाते हैं। और वो प्रमाण के तौर पे जो पूरा जैव विकास की प्रक्रिया हुई है, आप समझ सकते हैं, मैंने बार बार कहा है कि जो जैव विकास है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, उसमें हजारों करोड़ों साल लग गए हैं, एक झटके में नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से वो लगातार पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं और उसी से जो है जीवाश्म के रूप में वो प्राप्त होते हैं, चाहे वो प्रोटोजोआ से लेके बैक्टीरिया या शैवाल या फिर जो है जो उच्च प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, वो हमें आज दिखाई पड़ती हैं जीवाश्म के रूप में। तो ये दिखाती हैं कि कालांतर में ये जो है परिस्थितियों के आधार पे यहाँ पे अपने जीवन को जीने के लिए वहाँ पे उससे संघर्ष किया है और वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये रेडियो आइसोटोप की सहायता से जो है इसका
रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स टोप के माध्यम से कितने वर्ष पुराना है, तो आयु निर्धारित की जाती है कार्बन की मदद से। तो कार्बन की मदद से ये जो है रेडियो आइसोटोप बोला गया है, कार्बन की मदद से ये यहाँ पे आयु का निर्धारण किया जाता है। तो आपने ये समझ लिया। अब अगला है, हम समझते हैं भौगोलिकता का प्रमाण। भौगोलिकता, भौगोलिकता के प्रमाण। अब भौगोलिकता के प्रमाण के हिसाब से क्या, अब जैव विकास को भौगोलिकता, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था डार्विनवाद, तो डार्विन ने 20 वर्षों तक विश्व के समस्त परिक्षेत्रों या भौगोलिक क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को देखा, उनके जो है संरचना, उनकी कार्य की, उनके हर दृष्टिकोण से उन पे गहरा या गहन अध्ययन किया और उसके आधार पे उन्हें नेचुरल सिलेक्शन की जो का सिद्धांत जो था उसको दिया और वो बताया कि भौगोलिकता के आधार पर भी ही जो विकास का प्रमाण मिलता है। हर व्यक्ति के हर जगह पर अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग मौसम पाए जाते हैं, मतलब मौसम के आधार पे वहाँ पे जीवधारी होते हैं और उन जीवधारियों में उस मौसम, उस वातावरण का प्रभाव पड़ के उनमें अलग अलग प्रकार का जो है परिवर्तन होता चला जाता है। तो उसी दृष्टिकोण में आज के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से हम ये कहते हैं कि उस भौगोलिक जो परिक्षेत्र है वो एक प्रमाण के रूप में जैव विकास जो प्रक्रिया होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। अगला चलते हैं वर्गीकरण का प्रमाण। वर्गीकरण का प्रमाण क्या है? वर्गीकरण का प्रमाण मतलब एविडेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम एविडेंस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब हम, जैसा मैंने कहा कि वर्गीकरण का प्रमाण जो है जैव विकास को प्रदर्शित करने के लिए कि जैव प्रकाश की प्रक्रिया जो है वो सही है, वो हम जो है वर्गीकरण का प्रमाण देखते हैं। देखिए अलग अलग बहुत सारे जो है असंख्य जीव जंतु हैं और उनको क्या किया गया है, अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग गणों में, अलग अलग फाइलम क्लास में उसको क्या किया गया है, अलग किया गया है, उनको रखा गया है। ये क्यों रखा गया है? क्योंकि उनके अलग अलग प्रकार के जो है लक्षण होते हैं, उनके कैरेक्टर पाए जाते हैं और उसी कैरेक्टर के आधार पे इन सब में इनको व्यवस्थित किया गया है। तो जैसा कि माना जाता है कि छोटे जो निम्न जंतु होते हैं, जो उच्च जंतु होते हैं, वो क्रमिक विकास की प्रक्रिया के माध्यम से ही उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं के माध्यम से जो जीव है वो जन्म लिया है। अब यहाँ पे बात ये समझ में आती है कि जो ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य का जो उत्पत्ति है वो हमेशा, मनुष्य की उत्पत्ति हमेशा पक्षियों से, पक्षियों की उत्पत्ति हमेशा सरीसृप से, सर्प का मंडूक से, मतलब जो उभयचर से, और उभयचरों का जो है उत्पत्ति हमेशा किससे, मछलियों से माना जाता है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि कालांतर में जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां थी, वो उस भौगोलिक परिस्थितियों से ही वो संघर्ष करते करते जो है अपने आप में विभिन्नताओं को उन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद जो है आज की परिस्थिति में उनके जो है क्या उनका पूर्ण विकसित रूप देखने को मिलता है। जैसे अगर हम मनुष्य के रूप में यहाँ पे हैं तो वो हमारा जो ये रूप है वो पूर्णतः विकसित रूप है, जो कि जैव विकास के प्रमाण के रूप में स्पष्ट होता है कि मछलियों से या निम्न जंतुओं से ही कालांतर में लगातार जो है संघर्ष की, अनुकूलन की प्रक्रिया के माध्यम से ये इसमें बदलाव हुआ और आज जो है ये एक
जटिलतम संरचना वाले जीवों में की उत्पत्ति के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक अंतिम आधार इस लेक्चर में हम बताते हैं आपको, वो आधार है कि भ्रूण प्रमाण, भ्रूण का प्रमाण, भ्रूण लास्ट है, इसके बाद हम और भी चर्चा करेंगे भ्रूण प्रमाण, लेकिन इस टॉपिक का ये लास्ट है प्रमाण, भ्रूण प्रमाण, जिसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे जो चार्ल्स डार्विन की जो परिकल्पना थी कि वो संतानोत्पत्ति की उनमें क्षमता होती है और धीरे धीरे वो संघर्ष करते हुए उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और बाद में चल के वो जो है नई जातियों में उत्पन्न हो जाते हैं और या फिर जो है व्यवस्थित हो जाते हैं और जिसमें योग्यतम की उत्तरजीविता पाई जाती है। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि जो संतान उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हर जो जंतु में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, तो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, तो वो जो उसमें मेल और फीमेल होंगे वो आपस में संयुग्मन करके जाइगोट का मतलब युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज मतलब जब स्पर्म और ओवा मतलब विषाणु मतलब स्पर्म वीर्य और जो है अंडाणु आपस में जब मिलेंगे तो वहाँ पे संयुग्मन होगा, फ्यूजन होता है अंग्रेजी में, और युग्मनज का निर्माण होगा और इस युग्मनज के आगे विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ये लें, जो कशेरुक जंतु होते हैं जिसको हम वर्टिब्रेल एनिमल्स बोलते हैं, खासकर कॉर्डेट एनिमल्स बोला जाता है, वो जो जंतु होते हैं उनकी जो विकास की प्रक्रिया है, हम मानते हैं कि उनके विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक जैसी ही शुरू होती है और वो कुछ समय तक, जैसे हम कहें कि जाइगोट के बनने के बाद, युग्मनज बनने के बाद जो है वहाँ पे मारूला स्टेज आता है, अवस्था आती है, ब्लास्टुला अवस्था आती है और गैस्टुला अवस्था आती है। इस अवस्था के बाद जो है ही वहाँ पे विभिन्नताएं या डिफ्रेंसिएशन, जो सेल का बदलाव है वो अलग अलग हो जाता है और उसके आधार पे ही वहाँ से वो अलग अलग मनुष्य में जो है, उभयचर में, पक्षियों में, सरीसृप में या फिर जो है मछलियों में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक समय में विकास की प्रक्रिया के दौरान वो क्या कहते हैं, वो एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं और वहाँ पे जो है वो लगते हैं कि एक समय के हिसाब से वो एक जैसे ही होते हैं, जबकि उनका जो है जो मैंने कहा कि ऋण वाली जो जंतु होते हैं उनके अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये भी जो भ्रूण का प्रमाण है वो भी ये प्रदर्शित कर रहा है कि जैव विकास के प्रमाण जो है वो के आधार पे ही जैव विकास के जो विभिन्न प्रकार के प्रमाण हमने अभी इस लेक्चर में बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे अभी प्रमाण हैं जो कि हम दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे। और तो हम आशा करते हैं कि ये जो 6 जो विशेषकर जैव विकास के प्रमाण थे उनके माध्यम से आपने ये समझ लिया होगा कि जैव विकास की प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा कुछ और भी प्रमाण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक धन्यवाद।